जल संसाधन मंत्री पहुंचे दरभंगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी पहुंचे दरभंगा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण। आपको बता दें कि बाढ़ पीड़ित से मिलने के बाद लहरियासराय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे की प्रेस वार्ता। आपके क्षेत्र से जुड़ी समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी हमारे चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बने रहिए दरभंगा तक में। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुने विस्तार से। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है वो मुख्य रूप से जो नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और बिहार मतलब उत्तर बिहार होते गंगा में मिलती हैं और फिर सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस बार नेपाल में ही अप्रत्याशित रूप से जो अमूमन पिछले वर्षों में होता रहा था, लंबे समय के बाद इतनी अधिक बारिश इतने कम समय में, दोनों चीज कि एक तो करीब 3 दिन में समझिए 250 मिलीमीटर बारिश हो गई, सोच सकते हैं। जबकि 125-150 ही होना अतिवृष्टि मतलब वो बहुत ही अत्यधिक वृष्टि माना जाता है। उससे भी दुगुने से ज़्यादा बारिश 3 दिनों के अंदर हो गई। वो नतीजा कि सारा पानी तो बिहार ही आके निकलता है, अल्टीमेटली दिन होता है। और दूसरे एक तो ये था कि 3 दिन में 26 से 28 3 दिन 27 से 29 सितंबर। ये भी सोच के देखिए कि सितंबर में अमूमन ये बाढ़ जो उत्तर बिहार की इधर की नदियां हैं उसमें बाढ़ का सीजन अगस्त से शुरू के सितंबर में होता है। इस साल 27 से 29 अधिकतम बारिश हुई नेपाल में। और जितनी नदियां पश्चिम से पूरब तक मैंने घाघरा गंडक से शुरू करिए और उधर बागमती अधवारा जो है, फिर कमला, कोसी, महानंदा तक पूरब तक चले जाइए, वहाँ दार्जिलिंग के कोने तक, ये सारा पानी बिहार कोहे में ही आना था। और ये भी पहली दफा हुआ जो एक साथ सारी नदियों में जलस्तर इतना अधिक बढ़ गया। और इस अप्रत्याशित या ऐतिहासिक जल वृद्धि का परिणाम ये था कि पहली दफा जो लोगों को मालूम है अभी तक, कोसी में जहाँ की बाढ़ से दरभंगा इस जिले का भी एक हिस्सा प्रभावित हुआ है, उसमें पहली दफा जो बराज है बीरपुर में, बराज के ऊपर से पानी बह गया। ये आज तक कभी नहीं हुआ था, इतना पानी आया। तो उस ख्याल में हम लोग के विभाग के भी लोग और जिला प्रशासन के लोग, आप सब लोग तो उसके चश्मदीद रहे हैं कि सारे लोगों के लाख प्रयास के बावजूद हम लोग कुछ जगह खास तौर से किरतपुर में जो भूगोल के पास टूट गया उसको हम लोग नहीं बचा सके। और कारण भी यही था कि लगभग 5-6 किलोमीटर में बांध के ही ऊपर से पानी गुजर गया। टूटने की बात तो बाद में आई, और उसके ऊपर जो बांध से अगर ओवर टॉप करता है तो रोकने के लिए जो भी प्रयास होते हैं, डोबेल बनाना, जितना लोग बनाते जाते थे जल स्तर बढ़ते जाता था, उसको भी ओवर टॉप करते जाता था। तो हम लोग के विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन और खुद कलेक्टर साहब स्पॉट पे लीड कर रहे थे पूरी टीम, लेकिन वहाँ पर टूटान हुई जिसके कारण जो किरतपुर और वहाँ और जो दो है कुशेश्वर स्थान और इधर बिडोल का एक और दूसरे ब्लॉक का भी थोड़ा सा गौरा बोराम, किरतपुर और
कुशेश्वर, ये तीनों का हिस्सा प्रभावित हुआ है। और वो जो प्रभावित हुआ है उसमें भी आप लोग को पता ही है कि जो सरकार की मानक संचालन प्रक्रिया है, जो सब कुछ पहले से तय रहता है कि किस परिस्थिति में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या करना है, वो सब लोगों ने मुस्तैदी से किया है। पॉलीथीन सीट से लेके राहत कैंप से लेके उसमें सामुदायिक रसोई से लेके बाकी जो चीज़ें हैं, एनडीआरएफ को बुलाना, एसडीआरएफ को बुलाना, कोई भी आकस्मिक स्थिति में लोगों की मदद के लिए तुरंत पहुंचना, उन सब सारी चीज़ों पर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम किया है, आप सब लोग जानते ही हैं। और हम लोग अभी वहाँ पर जो असली टूटान स्थल है, जो भूगोल है, वहीं पे हम लोग सब लोग गए थे। और हमारे टीम के सबसे वरिष्ठतम जो इसके विशेषज्ञ अभियंता लोग हैं, उनका भी दल हम लोग लेके गए थे, क्योंकि अब हम लोग के सामने दूसरी चुनौती है उस टूटान वाले गैप को फिर से रिस्टोर करना, मैंने फिर से भरने की। लेकिन आज भी जो स्थिति हम लोग अभी देख के सीधा आ रहे हैं, वहाँ अभी भी पानी का बहाव तेज चल रहा है। तो इस परिस्थिति में हमारे टेक्निकल टीम फिर से एक बार उसको असेस करने जाएंगे अलग से, और कैसे उसको जल्द से जल्द उस गैप को हम लोग भर सकते हैं, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। वैसे हम लोगों के विभाग ने ये लगभग तय कर लिया है कि आने वाले समय में इस तरह की स्थिति फिर से नहीं आए। इसके लिए जो अभी वर्तमान बांध की ऊंचाई है या उसकी चौड़ाई है, हम लोग दोनों चीज़ उसको बढ़ाएंगे, उसकी ऊंचाई भी बढ़ाएंगे, उसको और मजबूत भी करेंगे, और उसको खूब सुदृढ़ बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक टॉप करके रोड भी बनाएंगे, जिससे अगर उस पर आवागमन होते रहता है तो कॉम्पैक्शन मैक्सिमम होता है और मतलब वो बांध और सड़क मजबूत बनती है। उस हालत में फिर भविष्य में इस तरह की त्रासदी नहीं आने की उम्मीद रहेगी। तो हम लोग दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं। विभाग की तरफ से, जल संसाधन विभाग की तरफ से हम लोग के बांध को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि आने वाले समय में फिर किसी भी तरह की कोई इस तरह की के हालात पैदा नहीं हो। और दूसरी बात, जो इस बार ये दिक्कत आई उसमें जो पीड़ित लोग हैं यहाँ के, जो तीनों प्रखंड हम लोगों ने कहा, किरतपुर है, फिर जो ये दोनों और जो प्रखंड हैं, बड़ाव है और उधर है कुशेश्वर। ये तीनों प्रखंड के पीड़ित लोगों को भरपूर राहत मिल जाए। जिला प्रशासन से बात हुई है, जो भी राहत उन लोगों को मिलना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई निधि की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि खजाने पर, यानी राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार होता है। इसलिए जो भी संसाधन राज्य सरकार या जिला प्रशासन के पास उपलब्ध रहता है, उसमें राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश रहता है कि जो आपदा पीड़ित हैं उनको हर संभव अधिकतम मदद किया जाए। और जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्षमता से, मुस्तैदी से काम कर रही है, जिसका मुजाहिरा, यानी मैंने जिसको का फीडबैक भी सही हम लोग को उस स्थल से भी मिला, उन इलाकों में भी मिला जहाँ के लोग सबसे अधिक प्रभावित। अगर उन लोगों को भी कोई इस तरह की थोड़ी बहुत कमी, यहाँ पे चापाकल गड़ा है लेकिन एक और की जरूरत है, इस तरह की कुछ बातें आई है, उनको भी जिला पदाधिकारी ने कहा है कि हम लोग पूरा कर देंगे। और बाकी फिर कैसे जल्दी से जल्दी जल माने पानी निकले,
जो आबादी के इलाके में पानी घुस गया है, और उस गैप को या टूटान में जो वहाँ खाली जगह बना है उसको हम लोग कैसे भर के फिर से लगाएं, ये हम लोगों के सामने अगली चुनौती है, जिस पर हम लोग काम करके जल्द से जल्द उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल ये है कि बाढ़ जब भी आता है तो तबाही आता है और इसका समाधान बताया जाता है कि नेपाल तो अभी सरकार एनडीए की यहाँ भी है, बिहार में भी और केंद्र में भी, तो क्या इस पर बहुत होगा कि इसका अस्थायी निदान किया जाए? इसमें जो हमने आप ही ने जो कहा, आपने क्या कहा कि इसका स्थायी समाधान नेपाल से होगा, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दायरे में तो कहीं नेपाल सरकार नहीं है। हम लोगों को दिक्कत जहां से होती है, और इस काम के लिए संजोग से 2010 से 15 में भी हम इस विभाग के प्रभारी मंत्री थे, और उस समय हमने नेपाल भी जाके बात की थी। जो हाई मतलब इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो आप कह रहे थे हाई लेवल डैम का, वो सभी जगह हम लोगों के अभियंता ने मिलके, जो CWC है, केंद्रीय जल आयोग है, मतलब भारत सरकार की संस्था के भी जो तकनीकी रूप से विशेषज्ञ अधिकारी अभियंता हैं, उनकी टीम लेके काम करके वो तीनों जगह तीनों नदियों पर चिन्हित आइडेंटिफाइड है, कमला में, चीसा पानी में, बागमती में, नूनथोड़ में, कोसी में, बड़ा क्षेत्र में, इन तीनों जगहों पर हाई लेवल डैम ही उन लोगों ने इसका सलूशन बताया है। और दिक्कत क्या है कि हमेशा किसी भी नदी में अगर हाई लेवल डैम बनता है तो हमेशा वो नदी के मतलब अपर मोस्ट स्ट्रीम वाले पोर्शन में बनता है, मतलब सबसे ऊंची जगह बनेगा, वहाँ पानी रुकेगा तभी ना नीचे पानी रुक ये जाएगा। और अगर रिजर्वायर बनता है तो उससे एक डूब क्षेत्र क्रिएट होता है, मतलब कुछ एरिया सबमर्ज होता है, डूबता है, और वो डूबने का एरिया नेपाल में ही बनना है, उसमें कुछ आबादी भी विस्थापित होती है, उनके पुनर्वास का इंतजाम करना पड़ता है। हम लोग अपने तरफ से और भारत सरकार की तरफ से भी इसकी पहल करके, क्योंकि नेपाल से हम लोग को आवश्यक सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि इसका फ़ायदा तो मुख्य रूप से बिहार को और भारत में होना है। हालांकि हम लोगों ने एक उनके फ़ायदे के लिए भी वराह क्षेत्र की योजना में हाइडल प्रोजेक्ट भी है, हमने उनको कहा है कि इसमें से हम इतना बिजली आपको देंगे जो नेपाल के लिए काफ़ी होगा, लेकिन वहाँ पर भी वो लोग पब्लिक को समझा नहीं पा रहे हैं। और नतीजा है कि समझिए 2004 में एक JPO बना, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस, जिसमें बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार के अधिकारी हैं, विराटनगर में ऑफिस बना, लेकिन वो लोग जब कभी DPR बनाने उस डूब क्षेत्र बनाने वाले एरिया में गए, लोकल लोगों ने उनको सर्वे भी नहीं करने दिया। इसलिए ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ स्टेलमेट मैंने एकदम फंस जाता है। इसके निराकरण के लिए और इसके विकल्प के रूप में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक दूसरा सलूशन सोचा है कि इन नदियों पर, सभी इन तीनों नदियों पर एक सेकेंड बराज बनाने का प्रस्ताव हम लोग जो अपने एरिया में करेंगे उसको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि वो समझिए कि बागमती में हम लोग का यहाँ है, नीचे वाले पोर्शन में, बागमती में कहाँ है? ढेंग में, बागमती में, ढेंग में है, कमला में भी है, यहाँ महानंदा में तैयबपुर है, कोसी में डगमारा में है, इस गंडक में अरेराज में है। तो ये सेकेंड बराज का भी प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं, और हम लोग भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में है, और उनका बड़ा ही सकारात्मक रुख है। आपने देखा होगा कि उन लोगों ने करीब 11,000 करोड़ कमिट किया है जो हम आपके बाढ़ के मॉडरेशन शमन के लिए देंगे, उसमें हम लोग इन योजनाओं को ले जाएंगे
और उम्मीद है मुझे कि इस दिशा में कुछ सार्थक पहल आगे जरूर हो। सर, कल विपक्ष से एक बड़ा कारण है कि नदी में नेपाल से पानी आता है, कई तरह के दाग उसके अंदर जमे हैं, तो आज तक साफ नहीं बना। इसको जो है साफ करने का भी कोई उपाय किया जा रहा है? अधिकारी नदी की देखिए, नदी के गार्ड को साफ करना ये बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि भारत सरकार के ही स्तर से कई बार कोशिश हुई है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं, कहे कि वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और आज गाद निकालने की बात तो बाढ़ को छोड़ दीजिए, नदियां मर रही है। हर नदी के पेट में जाके देखिए, किसी नदी के बारे में आप देखिएगा, बीच नदी में जहाँ सबसे गहरी होनी चाहिए नदी को, वही नदियां उथली हो गई है, वहाँ ऊपर में घास जमा हुआ है, और कहीं जगह में नहीं बने। तो जब कभी पटना जाते गांधी सेतु या जेपी सेतु पर, बीच पुल पे जाके देखिएगा, जहाँ पे सबसे गहरी होनी चाहिए गंगा को, वहीं पे निकला हुआ है खेत, नदी की धारा किनारे चल रही, उसी के कारण। तो ये इसमें हम लोग 2011 में, उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और ये पवन बंसल थे जल संसाधन मंत्री। उसी समय हमने कहा था कि एक नेशनल सिल्ट मैनेजमेंट पॉलिसी, राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति होनी चाहिए, जिस पर अभी कुछ काम चल रहा है। उन लोगों ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, बिहार सरकार से भी उस पर अपना मंतव्य मांगा था, हम लोगों ने दिया है। इसलिए यह एक राज्य नहीं, मैंने सभी नदियों के साथ समस्या है, और इस पर एक राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की योजना पर काम चल रहा है। अगर गाद निकल जाएगा तो कुछ बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। बिल्कुल, गाद तो कई तरह की समस्या की जड़ है। गाद के कारण ही नदी का फ्लो सेंट्रलाइज्ड नहीं रह पाता है, जहाँ फ्लो जाता है गाद उसी डायरेक्शन में जाता है, गाद जमा हो जाता है, अगर होते होते अगर ज़्यादा हो गया तो शोल मतलब माउंट टाइप का बन जाता है, माउंट बन गया तो रिवर का फ्लो डिफ्लेक्ट हो जाता है, रिवर का फ्लो डिफ्लेक्ट होता है तो वो किनारे को, शोर जो कहते हैं, किनारे को टच, उसमें भी तिरछा जो कहते हैं मारता है। अगर एम्बैंकमेंट है तो एम्बैंकमेंट पर को थ्रेटन करता है, खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कई तरह की समस्या आपस में जुड़ी हुई है। सर, कल दीपंकर भट्टाचार्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि ये सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण बहुत जगह बांध टूटा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नीतीश जी कटाव से 15 किलोमीटर दूर आए और आके चले गए, वहां नहीं पहुंचे, ये राजनीति कर रहे हैं, 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 7,000 रुपये जो दिए जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को, वो ऊँट के मुंह में जीरा का फोड़न है। आप उनको खबर कर दीजिए कि आज सारा टीम, सरकार का टीम कटाव स्थल देख के आया है, उनको सूचना दे दीजिएगा। कल का सर बतला रहे हैं, वो गाँव में कल हम गए, हमारा इंसाइड दरभंगा टीम गया उस गाँव में, तटबंध तक सारा सुविधा मुहैया कराया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी। अब रोल गाँव में जो है, वहाँ जो हम मुआयना किए, एक भी पैकेट सरकार की तरफ से वहाँ नहीं, वहाँ भी पहुँचाया जा रहा है। कल का हम बतला रहे हैं सर, कल का बतला रहे हैं, हम लोग गए हुए, पूरा फोटो वीडियो सारा चीज है। वहाँ मवेशी मर रहा है, उठाने वाला नहीं है, एक नाव नहीं है वहाँ अवेलेबल, एनडीआरएफ का टीम वहाँ नहीं पहुँच रहा है, पूरा सबूत के साथ। आप कह रहे हैं कल की बात, हम आपसे आज की बात कर रहे हैं। कल और आज में फर्क होता है। आज ऐसी कोई सूचना हम लोग को नहीं मिली, हम लोग भी भोले गांव से आ रहे हैं। और अगर आप हमको आप उधर देख के काहे बोलते हैं? आप हम नहीं, इधर देख के बोलिए। आप हमसे बोल रहे हैं तो हम आपको कह रहे हैं कि हम वहीं से आ रहे हैं और किसी खास जगह की सूचना है तो हमारे अधिकारी बैठे हैं, आप अभी सूचना दीजिए, कल उसको अटेंड किया जाएगा। ठीक है, चलिए। माननीय मंत्री जी, ये जो बाढ़ का महत्वपूर्ण कारण होता है अवैध खनन,
नदी के किनारे और नदी के बीच में जो अवैध खनन करके प्रत्येक दिन रात भर दिन हजारों ट्रैक्टर और हजारों ट्रॉली से मिट्टी काट करके निकाला जाता है, लेकिन जल संसाधन विभाग के आपके कहीं भी उसको रोकने में सब। इसमें एक चीज आपको हम बता दें कि अवैध खनन गलत मामला है, वो गलत चीज है, अनियमित चीज है, उसके खिलाफ समय समय पर कार्रवाई की जाती है। और आप जहां कहीं अवैध खनन हो रहा है आप सूचना दीजिएगा, जरूर कार्रवाई होगी, पहली बात। और दूसरी बात, अवैध खनन को नदी के कोर्स से कहीं मिट्टी या बालू कोई निकाल रहा है, ये बाढ़ आने का कारण नहीं होता है। बाढ़ आप जो कहा न, ये बाढ़ आने का एक कारण होता है। तो कहीं से नदी के बेड से मिट्टी निकालना बाढ़ आने का कारण नहीं होता है, वो गलत चीज है, वो गलत चीज है, वो गलत चीज है वो, लेकिन वो अलग चीज है, वो बाढ़ का कारण नहीं होता है। चलिए, धन्यवाद। आप जिस चीज के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में बात हुई है, यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी कहा है, और संयोग से हमारे प्रधान सचिव जो है विभाग के, वो भी इस जिला में जिला पदाधिकारी रह चुके हैं, इसलिए इन्होंने भी अपना अनुभव बताया है। हम लोग जरूर उस योजना को भविष्य में टेकअप करने की व्यवस्था करेंगे। सर, नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने समर्थन नहीं किया, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या लोगों कुमार को भारत रत्न देने का बात आ रहा है सामने, पार्टी की तरफ से आपने बैनर पोस्टर लगे और चिराग पासवान समर्थन किया है, क्या चाहेंगे कि सर लालू जी को